तो उस समय जो उत्पादन होने लगे कि दास मालिक जो था वो अपना उपयोग लोगों को खटवाता था, काम कराता था, जो भी पैदावार हुआ सब दास का होता था। ये लोग नौकर चाकर है, दास है, इसको रहना है। बाद में लोग काम से इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ मिलना नहीं है, जितना खटेंगे नहीं खटेंगे हमको कोई प्राप्ति होना नहीं है। तो धीरे धीरे भीतर में विद्रोह भी होने लगे और आलसपन भी डेवलप हुआ, दोनों डेवलप हुआ। इंटरेस्ट नहीं था काम से, तो वह समाज स्थिर समाज होने लगा, उसका डेवलपमेंट रुकने लगा। और डेवलपमेंट रुकने लगा तो वहाँ जो टकराहट थी, वर्गों की टकराहट, उस वर्गों की टकराहट से एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ और वह व्यवस्था आया सामंतवाद का। कहा भाई तो दास लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, चलो इसको भी कुछ जमीन दे दो, इसको भी कुछ एरिया दे दो, हमारे लिए भी काम करेगा, अपने लिए भी काम करेगा, तो उसको अपना इंटरेस्ट होगा। तो वहां से शुरू होता है मान लीजिए संपत्ति वाला और सामंतवाद का विकास होता है। लेकिन सामंतवाद में भी जो सामंत थे उन्हीं के अंडर में रहना पड़ता था। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करते हुए दास प्रथा से, वर्ग समाज से जब शुरुआत होती है, दास ने और दास प्रभुओं में संघर्ष का परिणाम था सामंतवाद में विकास होना। और सामंतवाद में जब विकास हुआ तो सामंतवाद के बाद एक अवस्था आई, जब क्या कुछ बोले, एक अवस्था आई कि सामंतवाद के बाद समाज पूंजीवाद की तरफ विकसित हुआ। क्योंकि समाज सामंतवाद आते आते उस समय कारीगरी विकसित होने लगी थी, काम के औजार उन्नत आने लगे थे और वहाँ कारीगर भी डेवलप होने लगा था। हथियार बनाने वाला, लोहार, लकड़ी का सामान बनाने वाले बढ़ई, इस तरह से औजार भी डेवलप होने लगे। लेकिन सामंत सब पर नियंत्रण करता था, इसलिए उस सामंती युग में जो उत्पादन पद्धति थी, इसलिए हमने कहा था कि ब्लैक बोर्ड नहीं है, आप देखेंगे नहीं, अब तो हमको तो घड़ी भी नहीं है, पर असल बड़ा विषय तो अभी आगे है। हम इस बात से यह बताना चाहते हैं। तो पूरी बात उसके बाद में आप देखेंगे 16वीं शताब्दी में करते करते एक टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, उद्योग का दौर आया, जिसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति। धीरे धीरे वह औजार विकसित होते होते आप देखेंगे कि समाज में जो उपयोग होता था पुराना, पहले पाषाण युग था, पाषाण युग के बाद में आया कांस्य युग, तांबा वाला युग आया, फिर लोहा वाला युग आया, और लोहा वाला युग आने के बाद में लोहे के हथियार बनने लगे। उसके बाद मशीन का युग आ गया, और जब मशीन का युग आया है, यहीं से पूंजीवाद का उदय होता था, हो रहा है। जब कारखाना आ गए, लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए आ गए। चूंकि हमने शुरू में कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है मार्क्स का कि अगर किसी भी समाज को समझना हो तो उस समाज में कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन में यानी माल का उत्पादन। माल क्या है? माल वह है कि जो खरीदने बेचने के लिए पैदा किया जाए। जैसे फर्ज कीजिए हम खेती करते हैं तो खेती में दो तरह का काम होता है। एक छोटा किसान है जो खेती किया, जो फसल हुआ अपने उपभोग किया, माल नहीं है। जो हम अपने लिए पैदा कर लेते हैं दैट इज नॉट माल, कमोडिटी नहीं है अंग्रेजी। जो बेचने के लिए, बाजार में वितरण के लिए पैदा हो, अधिशेष पैदा हो, उसको माल कहते हैं। तो यह माल का जो सिद्धांत आया कि जब अतिरिक्त होने लगा तो उसको बेचने की बात आई। तो अतिरिक्त माल को बेचने के लिए तो उन्होंने मार्क्स ने कहा कि माल पैदा कैसे होता है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उत्पादन पद्धति का सिद्धांत दिया। अभी तो आप रासायनिक गति, जैविक गति में देखा होगा कि कैसे होता है। सामाजिक गति में आप देखें कैसे अंतर्द्वंद विकसित होता है। दो वर्ग आपस में भिड़ते हैं तो डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो इसके भीतर की भौतिक गति है, वह भौतिक गति होता है कि उत्पादन के लिए दोनों आइए छंगानी जी, आ जाइए इधर जी, नमस्ते। आइए
कॉमरेड हम बता रहे थे कि उत्पादन पद्धति जो है ना, वह उत्पादन पद्धति से ही समझा जा सकता है कि कैसा सोसाइटी है, कैसा समाज है। हमने शुरू में कहा, और वह है माल। माल मतलब है कि वह चीज, वह पैदावार जो बेचने के लिए और मुनाफा अर्जन के लिए पैदा किया जाए उसको माल कहते हैं। जो उपभोग के लिए पैदा किया जाए उसको माल नहीं कहा जाता है। तो वह माल पैदा करने या समाज में पैदावार की प्रक्रिया क्या है, यही ऐतिहासिक भौतिक बात को आधार बताया उन्होंने और कहा कि इसमें दो चीज होता है। सबसे पहला तो यह कि उत्पादन पद्धति में दो चीज होता है, एक प्रोडक्टिव फोर्स, उत्पादक शक्ति, और एक उत्पादन संबंध। यह समाज के भीतर के भौतिक गति बता रहे हैं कि समाज के भीतर कैसे गतियां चलती हैं। और वह उत्पादन, जो प्रोडक्टिव फोर्स का मतलब है कि उसमें उत्पादन का साधन, उत्पादन का जो साधन है, क्या क्या साधन होता है? औजार हो गया, जमीन हो गई, जगह हो गया, या माल हुआ, या उसमें पूंजी लगाना हो। यह जो साधन है, उत्पादन का साधन, यह मूल तत्व होता है। लेकिन उत्पादन के साधन में दो चीज है, एक है श्रम के साधन और श्रम की वस्तु। तो कोई भी उत्पादन होगा तो श्रम का साधन माने औजार होगा, मशीन होगी। अगर हमको लकड़ी का कोई चीज करना है तो बसुला, रुखानी, जो भी औजार होता है वह औजार चाहिए। लेकिन वह औजार तब तक काम नहीं करेगा जब तक श्रम उसमें न लगे, इसलिए उसको कहते हैं। और तो श्रम की वस्तु और श्रम की औजार दो चीज है, दोनों चीज की व्यवस्था करता है जो लोग, तो वह उत्पादन का साधन बन जाता है। लेकिन श्रम का औजार का उपयोग श्रमिक करता है, और श्रमिक जब श्रम का उपयोग करता है तो वह एक उत्पादक शक्ति बन जाता है। सब मिलकर के श्रमिक, श्रम की वस्तु और श्रम की औजार, ये तीनों मिलकर के एक उत्पादक शक्ति बन जाता है। लेकिन उत्पादक शक्ति बन गया, उत्पादन हो सकता है, लेकिन वह उत्पादन कैसे बाजार में जाएगा, उसका वितरण कैसे होगा, उसका नेटवर्किंग कैसे बनेगा, समाज में क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, इसके लिए उत्पादन संबंध की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन रिलेशन जिसको बोलते हैं। और उस प्रोडक्शन रिलेशन में, उत्पादन संबंध में तीन उसके घटक हैं कि उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसका है, स्वामित्व कैसा है। अगर निजी स्वामित्व होगा तो निजी हित में, निजी मुनाफा में सारे वितरण प्रणाली विकसित किया जाएगा। अगर समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में स्थान और उसके आपसी संबंध कैसे है। और तीसरा है भौतिक संपदा के वितरण के रूप क्या है, जो संपदा पैदा हो रहा है तो कैसे वितरित किया जाता है। यह दोनों मिल करके उत्पादन संबंध बनते हैं और यही दोनों से उत्पादन पद्धति बनती है। अब आप आगे देखेंगे कि जब उत्पादन पद्धति बन गई तो उत्पादन पद्धति समाज का ढांचा होता है। समाज का ढांचा का मतलब जैसे शरीर रचना है ना, अगर इस चीज को समझना है तो पहले शरीर रचना विज्ञान को समझना है। शरीर रचना विज्ञान में हमारा अस्थि पंजर है, पूरा ढांचा है जिसको अंग्रेजी में स्केलेटन बोलते हैं। विज्ञान की जब मेडिकल की पढ़ाई होती है तो उसमें एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, शरीर रचना विज्ञान। और समाज को समझना है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन इसका शरीर रचना विज्ञान है। और मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, सामाजिक आर्थिक संरचना जो है वही समाज का मोड ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें जो हमने कहा कि उत्पादन पद्धति इसका ढांचा है, आधार है, और उत्पादन संबंध उसके ऊपरी ठाट है। जैसे शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है, लेकिन हड्डी का ढांचा काम नहीं करेगा, ऊपर मांस नहीं हो, मज्जा नहीं हो, तो ढांचा है। तो मांस मज्जा जो होता है वह सारा ऊपरी ठाठ जिसको बोलते हैं, जिससे शरीर बनता है, वह है उत्पादन संबंध। और वह उत्पादन संबंध जो है ना, इसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं।
ऊपरी ठाठ बोलते हैं, और उसको कॉन्शसनेस भी बोलते हैं, चेतना भी बोलते हैं। और उसी से चेतना के दो शाखाएं हैं। मैं बोल रहा था तो थोड़ा और एक्सप्लेन करता, और पार हो गया टाइम। एक है उसका एक संगठन, ढांचा, उत्पादन संबंध के लिए हम उत्पादन तो कर रहे हैं, उसी से STR साइंटिफिक टेक्निकल रिवोल्यूशन भी होता है, नए नए मशीन आ रहे हैं, अत्याधुनिक मशीन आ रहा है, आज तक रोबोट भी आ गया। यह उत्पादन के साधन और उत्पादक शक्ति का विकास होता है। और उसके अंदर ऊपरी ठाठ जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसका दो हिस्सा है, एक है संगठन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है सामाजिक चेतना। वह संगठन में आता है स्टेट, राज्य। राज्य का काम है सारी व्यवस्था करना, नीतियां बनाना और उसके अभिन्न अंग जो हैं। और दूसरा है सामाजिक राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन। ये सारे जो संगठन हैं, या सारे संगठन उसी सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जितने भी संगठन है राज्य के अंग हैं, हम आएंगे राज्य के चरित्र की चर्चा आगे करेंगे। तो हम कह रहे थे कि ऊपरी ठाठ जो है, जिससे शरीर को हिफाजत की जाती है, शरीर चलता है, उसी तरह समाज की उत्पादन पद्धति की हिफाजत के लिए यह सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है। और उसी ढांचा के अंतर्गत सामाजिक चेतना भी विकसित की जाती है। अभी आई ना, हम लोग जब कह रहे थे कि आदमी की उत्पत्ति कैसे, तो भगवान ने बनाया कि अपने आप बना। अभी आ गई है चेतना की वाली बात कि कैसे चेतनशील ढंग से, सचेत ढंग से विचार प्रचारित किए जाते हैं। जैसे आप गरीब हैं, गरीब क्यों हैं? तो इसलिए कि पूर्व जन्म में कुकर्म किए होंगे, इसलिए जन्म में गरीब है। एक विचार है। गरीबी दूर कैसे होगी भाई? तब पूजा पाठ करो, धर्म काम करो, आगे शुभ काम करो, मुक्ति मिलेगी। तो यह भी एक विचार है। तो जब विचारधारा का सवाल आता है तो हम देखेंगे तो इस संगठन उसका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो राज्य का प्रशासनिक ढांचा है। इसलिए राज्य के बारे में कहा गया है कि राज्य दमन का, समाज के संचालन का तंत्र है, औजार है। राज्य का मतलब लेकिन क्या कहा जाता है? सरकार, राज्य, कोर्ट कचहरी निष्पक्ष होता है, ऐसा प्रचारित किया जाता है। इसलिए हम चेतना क्रम में देखेंगे। और जब इसी में हम देखेंगे कि राज्य जो है और उसका अंग जो है, वहीं से विचारधारा का होता है। जब हम मजदूर वर्ग की विचारधारा पर आवेंगे तो कैसे विचारधारा का प्रश्न मूल प्रश्न बनता है। और उसी विचारधारा में मजदूर वर्ग की उत्पत्ति भी होती है एक खास अवस्था में। तो विचारधारा में राजनीति, जो आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, कानून, विभिन्न तरह के कानून हैं, आचार विचार जो परंपरा से आ रही है, हमारे पूर्वज काल से चला रहा है, सनातन से आ रहा है, वो आचार विचार, फिलोसफी, दर्शन, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे समाज में दर्शन है, कला और साहित्य, धर्म, इस सारे विचारधारा के विषय। उसी विचार में सारा चीज है। धार्मिक विचार हो गया, दार्शनिक विचार हो गया, राजनीतिक विचार हो गया। कभी कभी लोग कहता है ना कि राजनीति जो है ना कुछ लोगों के लिए है। दूसरी बात कहा जाता है राजनीति बड़ी खराब चीज है। ये राजनीति कर रहा है, हर जगह देखिएगा। और उस तो एक तरफ विचारधारा का सवाल है और दूसरे तरफ विचारधारात्मक विभ्रम, यानी वैचारिक रूप से आप भ्रमित हो जाएंगे, वैचारिक रूप से आप में भ्रम पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा करता है राज्य सत्ता। और भ्रमित कैसे करता है? जो एक भ्रम का कारण हम बताया, ये सब तो पुराने जन्म का। आप गरीब क्यों हैं? दुख क्यों है? बेटा क्यों मर गया? इसलिए नहीं कि दवा से के अभाव में मरा, इलाज के अभाव में मरा, कुछ पाप किए होंगे इसलिए पुत्र शोक हो गया। तो इस तरह का विभ्रम, लोगों में भ्रम पैदा किया जाता है समाज में। तो ये विभ्रम, विचारात्मक विभ्रम उसी प्रकार से धर्म के बारे में है। कला और साहित्य भी, कला और साहित्य के संदर्भ में भी सारी बातें हैं। इसलिए जब हम दर्शन की बात करते हैं, कहीं आवासवादी और भौतिकवादी दर्शन है,
के भी जो हम आपको सिद्धांत बता रहे थे। और यही से ज्ञान का सिद्धांत शुरू होता है कि ज्ञान कैसे आदमी को आता है। मार्क्स ने हम चर्चा किया कि मार्क्स ने सारे मुद्दों पर चर्चा किया है। उन्होंने कहा कि समाज को बदला कैसे जाए। मजदूर वर्ग की विचारधारा का जनक कार्ल मार्क्स है। जब पूंजीवादी समाज विकसित हुआ, जब औद्योगिक क्रांति विकसित हुई, तो मजदूर की जरूरत हुई, तो मजदूर मिल नहीं रहा था। मजदूरों पर तो सामंतों का, दास प्रभुओं का कब्जा था। तो उसको मुक्ति के लिए पूंजीपतियों ने नारा दिया, आजादी का, बराबरी का और भाईचारा का। ये सबसे पहले नारा किसने दिया दुनिया में? पूंजीपतियों ने। क्योंकि पूंजीपतियों को मजदूर की जरूरत थी और मजदूर मिलना नहीं था, क्योंकि मजदूर तो कब्जा में था, सामंतों के, दास प्रभुओं के कब्जा में था। उस जमाने में जो दास होते थे उनके पीठ पर तांबा का चिन्ह लगाया जाता था कि फलना मालिक का ही गुलाम है। जा नहीं सकते थे, आदमी का कारोबार होता था, जैसा मैंने पहले कहा। तो इनको चूंकि मजदूर के बिना मशीन नहीं चल सकता था, तो मजदूर चाहिए था, तो वहां विद्रोह कराओ तभी ना मजदूर वहां से आएगा। और जब यह प्रक्रिया शुरू हुई, पूंजीवादी क्रांति शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो पूंजीपतियों ने ही नारा दिया। इसीलिए कहा गया, हमने शुरू में क्या कहा था कि क्रांति किसको कहते हैं? जब पिछली अवस्था से बेहतर अवस्था में परिवर्तन, उसको क्रांति कहते हैं। इसको कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि दास प्रथा से सामंतवाद में जो प्रवेश हुआ, यह भी एक क्रांति थी। पहले गुलाम थे, लोग आदमी बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, वहां विद्रोह हुआ तो एक क्रांति हुई और सामंतवाद आया। और उस सामंतवाद में भूदास बन गए लोग, कुछ जमीन दिया गया उनको, उस पर खेती भी करने लगे, उसके दास भी रहे। और वह भूदास फिर वहां उत्पादन संबंध में दिक्कत होने लगी। और वहां के बाद में जब औद्योगिक विकास हुआ, मजदूर की जरूरत हुई, पूंजीपति आए और पूंजीपतियों को मजदूर चाहिए था। उन्होंने समाज में भाईचारा का नारा दिया। बड़ी क्रांतिकारी बात थी, क्योंकि समाज वर्गों में बटा हुआ था। इस रूप में एक शोषक और शोषित। आप देख रहे हैं, आदमी का व्यापार होता था, कारोबार होता था, आदमी माल के तरह था और आदमी भी माल के तरह था, इसलिए उसका व्यापार होता था। और उस व्यापार के खिलाफ पूंजीपतियों का अब आप मुझको रहने दीजिए, हाँ, अब आगे के लिए देखा जाएगा। तो कॉमरेड, मैं कह रहा था कि आदमी जब खरीद बिक्री होने लगे हो रही थी, उसके खिलाफ पूंजीपतियों ने अपने लिए जरूरी समझा। और उस समय की स्थितियों का वर्णन देखेंगे तो पहले चर्चा थी कि समाज में बड़ी अजीब स्थिति हो गई। जब पूंजीवाद आया तो पहले भेड़ लोग पालते थे अपने खाने के लिए, अपने जीविका के लिए। बाद के दिनों में भेड़ के फार्म हाउस बनने लगे। तो उस समय मार्क्स ने कहा कि पहले आदमी भेड़ को खाता था और बाद में भेड़ आदमी को खाने लगा। भेड़ आदमी को खाने का क्या मतलब? कि मतलब जब ये आया तो भेड़ की जब फार्म हाउस बन गई तो बेरोजगार हो गए बहुत लोग। पहले छोटा छोटा समूह में 2-4-5 भेड़ पाल रहे हैं, उसी से जीविका चला रहे हैं। अब उसके जगह बड़ा भेड़ पालने वाला फार्म हाउस बन गया, तो जितने छोटे छोटे पालने वाले लोग थे वो खत्म हो गए, तो भेड़ उनको खाने लगा। आजीविका के संकट हुए, वहां से फिर पलायन भी होता है, एक लंबी कथा है। लेकिन हम इस संदर्भ में कहना चाहेंगे तो पूंजीवाद का उदय औद्योगिक क्रांति के साथ होता है। इसलिए आपने कहा कि मजदूर पैदा कहाँ हुआ? मजदूर का उत्पत्ति, जन्म समाज के विकास क्रम में पूंजीवाद के आगमन के साथ मजदूर की उत्पत्ति होती है। जो पहला इस सब्जेक्ट था, इस कालखंड में, इस प्रक्रिया में मजदूर वर्ग पैदा लेता है। और मजदूर वर्ग जब पैदा लेता है तो मजदूर वर्ग तो हम चर्चा कर रहे थे कॉमरेड कि
कि कालखंड में मजदूर वर्ग पूंजीवाद के उत्पन्न होने के साथ मजदूर वर्ग आता है, और वह मजदूर जब आता है तो उस मजदूरों का भी अपार शोषण पूंजीपतियों ने भी करना शुरू किया। उस समय कोई न नियम थे, न विधान थे, न कालखंड था। इसलिए इसको समझने के लिए जितनी हम चर्चा किए हैं सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। यह दुनिया में अलग अलग चीज नहीं है, सारे विचार अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि विचारधारा के संदर्भ में कि दर्शन हो, कला हो, साहित्य हो, स्टेट का सारा मशीनरी हो, सब इस समाज के एकदम अनुनाश्रय हिस्सा है। और इसीलिए जब पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद नारा तो दिया भाईचारा का, नारा दिया बराबरी का, नारा दिया बंधुत्व का। वैसा इसलिए कि समाज इस समय जाति व्यवस्था में बटी थी, वर्णों में बटी थी, और वर्णों में बटी हुई समाज व्यवस्था में छुआछूत था, अछूत जातियां और अच्छी जातियां यह समाज में विद्यमान थी। यह पूरा आप देखेंगे सामाजिक इतिहास को, और भारतीय समाज में 4 वर्ग जो वर्ण व्यवस्था था, वह वर्ण व्यवस्था उसी कालक्रम में सामंत युग में विकसित हुआ। नहीं होना कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए, चूंकि लेट हो गया। आइए बैठिए, आप इसलिए हम साथी कह रहे थे कि पूंजीवाद के उदय के साथ मजदूर वर्ग का उदय होता है। मजदूर वर्ग का जो उदय हुआ, हम चूंकि ट्रेड यूनियन क्लास है, मजदूर वर्ग के संदर्भ में आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हो गया ना, अब अभी बाद में होगा। देख रहे हैं हमको घड़ी पर भी नजर है ना, हमारा तो टाइम 3 घंटा। आप तो करो था, कोई बात नहीं। हम चर्चा कर रहे थे साथी, पूंजीवाद के साथ औद्योगिक क्रांति के साथ मजदूर का उदय होता है, और उस समय मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन बड़े पैमाने पर था। लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं, जो मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, उसमें कहा कि उत्पादक शक्ति हमेशा विकसित होता है, विकास करता है। उत्पादक शक्ति मतलब औजार, और फिर औजार पर काम करने वाला स्किल, काम करते करते दोनों डेवलप होता है, विकसित होता है। लेकिन उत्पादन संबंध एक समय ऐसा आता है जब उसमें रुकावट पैदा करने लगता है। जैसे उत्पादक शक्ति में आप देखेंगे किसी जमाने में पुराना औजार इस्तेमाल होता था तो कम पैदावार होता था, बाद में जब मशीन आ गया तो पैदावार ज्यादा होने लगा, और आधुनिक विकास भी किया, तो उससे जो माल पैदा होता था वह माल बाजार में जा रहा है, तो बाजार में जा रहा है ज्यादा माल, तो फिर ज्यादा माल चला गया, और लोगों को सामाजिक वितरण के क्षेत्र में लोगों को उतनी क्रय शक्ति नहीं है, वह बिकता नहीं है, तो वह माल पड़ा रहता है। तो उत्पादन संबंध इसके विकास में बाधक बन जाता है। हम ज्यादा पैदावार करेंगे लेकिन बिकेगा नहीं तो यहाँ संकट आने लगेगा। तो उत्पादक शक्ति और उत्पादन संबंध में टकराहट होती है। उत्पादक शक्ति विकसित चीज है, रोज इसमें नया विकास होगा। लेबर में भी स्किल रोज डेवलप होगा। हम भौतिक गति की बात कर रहे हैं कि कैसे उत्पादन के भीतर में भौतिक गति है। जैसे फर्ज कीजिए कि बॉल देखें अपने बॉल, आजकल तो बिना प्लाडर का बॉल आता है, लेकिन पहले एक ब्राउडर होता था भीतर में, और ऊपर से बॉल होता था। तो ब्लाडर जो है भीतर में रहता था, ऊपर से आवरण होता था। आवरण एक फिक्स है। ब्लाडर में जब हवा भरा जाता था तो पूरा टाइट होता है, लेकिन उसको हवा भरते जाइए, ऊपर वाला अगर रोकेगा तो अंत में उसको तोड़ देगा, फाड़ देगा, बॉल को फाड़ देगा अगर हवा भरते जाइए। यही हालत
उत्पादक शक्ति और उत्पादन संबंध का है। उत्पादक शक्ति वह ब्राडर है जो भीतर से विकसित होते रहता है स्वतः, टेक्नोलॉजी के साथ, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ, अपनी गुणवत्ता के साथ विकसित होता है। लेकिन जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा, उसकी वितरण की प्रणाली, उसमें शोषण और लूट खसोट, यह जो सामाजिक संबंध की बनावट है, उसमें बाधा पैदा करता है। और जब बाधा उत्पन्न करता है तो एक अवस्था तक तो धीरे धीरे विकसित होता है अच्छा, और जब एक अवस्था आती है तो टकराहट शुरू हो जाती है, और वह टकराहट शुरू होती है, वह टकराहट कठिन संघर्ष में बदल जाता है, और उत्पादक शक्ति के लिए वह बाद में दुश्मन का काम करने लगता है। लेकिन उत्पादक शक्ति इतना ताकतवर है, उस संबंध को बदल देता है, उसको तोड़ देता है, फाड़ देता है, और फाड़ने की घटना जो है वही क्रांति है, वही क्रांति है। वही तो कहा सामाजिक परिवर्तन के लिए कहता है ना कि फलाना क्रांति करेगा, फलाना दल क्रांति करेगा। यह नहीं, यह शाश्वत नियम है। वह दल रहे या न रहे, समाज बदलेगा ही। कोई पार्टी रहे या न रहे, समाज बदलेगा ही। यह शाश्वत नियम, ऐतिहासिक भौतिक बात को उन्होंने बताया। इसलिए उत्पादक शक्ति और उत्पादन संबंध की जो टकराहट है, वह टकराहट बाद के दिनों में हम अभी जब अर्थशास्त्र के विषय पढ़ावेंगे कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यही है। इसलिए हम मान कर चलिए, जब हम वर्ग दृष्टिकोण की बात करते हैं, मजदूर वर्ग की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, तो हम उत्पादक शक्ति, हम एक विकासशील शक्ति हैं, जो हम उत्पादक शक्ति को बढ़ाने के प्रेरक हम हैं। उत्पादन संबंध हमारे विकास में रुकावट पैदा करता है, इसलिए उससे हमारी टकराहट होती है। और उत्पादन संबंध का हिस्सा क्या है? उत्पादन संबंध का हिस्सा सारा चीज जो हम आपको बताया, धर्म कर्म से लेकर के विचारधारा से लेके, वह सारा हिस्सा है जो रोकता है। हमारे विकास को रोकने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। हमारे समझ के विकास हो, चाहे हमारा भौतिक विकास हो, सब चीज को रोकने के लिए उस विचारधारा का उपयोग किया जाता है, और उस विचारधारा का उपयोग किया जाता है, और हम भ्रम के शिकार भी होते हैं। इसलिए एक बात ध्यान से रखिए, यही याद रखना चाहिए कि पूंजीवाद समाज एक ऐसा समाज आया जो भ्रमित करने वाला समाज था। यानी बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। नारा दिया बराबरी का, भाईचारे का, प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का, लेकिन अपने मालिक बना और हम मजदूर रहे। बराबरी वही नहीं है, लेकिन नारा दिया क्या भाई, हम इनके लिए समानता की बात करते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि अर्थशास्त्र के नियमों में किस तरह से वह रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है। लेकिन यह पूंजीवाद नारा दिया, जो पूंजीवादी व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था आया। सामंतवाद में लोग देखता था कि मालिक है, सामंत है, कैसे जुल्म करता है। आप प्रेमचंद की कहानी पढ़े होंगे कि किस तरह से सीधे किसानों पर, दासों पर जुल्म करता था। सामंत जमींदार दिखाई देता था, लोग विद्रोह करते थे या डर जाते थे। लेकिन पूंजीवाद छद्मी ढंग से शोषण शुरू किया, और इसीलिए जब हम चर्चा कर रहे थे, जब मोड ऑफ प्रोडक्शन में पूंजीवाद में पैदावार जो होता है वह माल होता है, और माल वितरण के लिए होता है, बेचने के लिए, मुनाफे के लिए होता है। तो वह मुनाफे के लिए जो माल पैदा किया जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमको आवे, उसके लिए आर्थिक नीतियाँ कैसे बनाई जाती है और लोगों में कैसे भ्रम पैदा किया जाता है। अभी हम बार बार कहते हैं कि पूंजीवाद छद्मी व्यवस्था है, वह बोलता है कुछ, करता है कुछ, और उसको देखने के लिए, समझने के लिए, इसके अंतर्तत्व को, इसीलिए इसके उत्पादन पद्धति को आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे यह उत्पादन करता है, कैसे वितरण करता है, कैसे प्रक्रियाएं होती है, तो हमको समझ में आएगी। और यही से इसीलिए यह बात वह असत्य पर आधारित, हमने कहा ना कि वह भ्रमित भी करता है, विचारधारात्मक विभ्रम भी पैदा करता है।
विचारधारात्मक विभ्रम, लोग भ्रम में रहें कि हम उनके लिए काम करते हैं, उनके भलाई के लिए करते हैं, यह भ्रम भी पैदा करता है। इसलिए वर्ग दृष्टिकोण जो शुरू में मैंने कहा था कि आज तक का मानव समाज विभिन्न सामाजिक प्रपंचों का बेवकूफ शिकार होते रहा है, तब तक होते रहेगा जब तक हम हर चीज को वर्ग दृष्टिकोण से देखना न सीखें। तो वर्ग दृष्टिकोण हमारे हित में है कि नहीं है, यह असली मूल मंत्र है किसी चीज को समझने का, कि वह हमारे हित में है कि नहीं, हम किस वर्ग के हैं। और यह समझने के लिए जरूरी है कि हम सत्य और असत्य को भी समझें, झूठ और फरेब को भी समझें। और इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ बात सुन कर, हमने पहले भी कहा था कि बात सुन करके खाली उपदेश दे देने से नहीं, बल्कि व्यवहार में भी वह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और